चलिए अब देखते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले समझेंगे पूरा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लैज, जो कि शुरू से लेके एंड तक अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एंड होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इसके अंदर बेसिकली 3 एक्टिविटी है। जैसे कि पहला एक्टिविटी कौन सा है, ऑपरेटिंग। दूसरा एक्टिविटी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा फाइनेंसिंग। और लास्ट में ना हमें एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करना होता है। ये क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? ये जो तीनों से आंसर्स आते हैं ना, इन तीनों को जोड़ करके यहाँ दिखाना होता है मेनली हमें। ठीक है ना, तीनों जगह से आंसर, इससे भी और इससे, तीनों जगह से आंसर को हम ऐड करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको कह देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब बनाते हैं ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ ना अंदर हेडिंग भी है। जैसे हमारा सबसे पहले ये है, तो यहाँ पे हम 7-8 लाइन छोड़ के और फिर 10 लाइन छोड़ सकते हैं। हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, इसके बाद आता है कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हेडिंग रहता है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा नहीं आएगा शुरू से देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ चीजों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कौन सा लेते हैं पता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जनरली हमें बिफोर नहीं दिया होता है, तो इसके आगे मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दूंगा कि जहां पे भी आप करेंगे वहां से वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा जो बिफोर टैक्स बनाओगे, जिसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हम टैक्स को ऐड कर देंगे, डिविडेंड को ऐड कर देंगे, जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे, सबको बनाएंगे। इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट हमारा सीधा बाहर की साइड आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े नेट प्रॉफिट के बाद, इसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर देंगे। जैसे क्या क्या ऐड होने वाला है, इसके अंदर ऐड हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन, जैसे आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इंटरेस्ट, और काफी सारी चीजें इसके अंदर से गुडविल, और कुछ चीजें लेस भी हो जाएगा जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसका डिटेल जो था ना फॉर्मेट, वो हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। तो मैं कुछ चीजें ही लिख रहा हूँ, क्योंकि जिसने पहले अगर कर रखा होगा ये वाला कैश फ्लो का, उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें और भी चीजें हैं, तो उसको बस हम हिंट के तरीके से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, या थोड़ा और भी आइटम मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हमारा रेंट रिसीव। ठीक है, और ये जो पहला बाहर आया, इसके बाद जितने भी मैंने एडलेस किया है ये इस वाले कॉलम में आएगा। इस कॉलम के ऊपर लिखा जाता है डिटेल, और यहाँ अमाउंट। तो डिटेल में पहले हम इस कॉलम के अंदर इसको कंसिडर करेंगे। ये आ गया इस कॉलम के अंदर। अब नाउ इसको हम टोटल करेंगे। ठीक है ना, जैसे ही हम इसको टोटल करेंगे ना, तो इस यहाँ पे नहीं लिखना टोटल, हमें इसके साइड में लिखना है, इस साइड लिखना है टोटल। ये लाइन पूरा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल यहाँ पे आएगा, देन इन दोनों का टोटल ना यहाँ आ जाएगा। क्योंकि जो इसके सामने आप देख रहे हो, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये चीज हमने निकाल लिया, ये रिप्रेजेंट ये करने वाला है हमारा। ठीक है ना, कि हमारा ये है। तो टोटल करने का भी थोड़ा सा तरीका आपको पता होना चाहिए। इसमें दो चीजें ऐड हो जाएंगी, जैसे आपका इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और दो चीजें लेस हो जाएंगी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब ये जो यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कैश को यहाँ पे नहीं लेंगे, बैंक बैलेंस को करंट एसेट्स का हिस्सा नहीं मानेंगे इस चैप्टर के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं मानेंगे, और कैश क्रेडिट को भी करंट लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं मानेंगे। ये 4 बातें आपको ध्यान रखना है कि इसको इसका हिस्सा मानना ही नहीं है। अब इसके बाद जैसे ही हम इसको करेंगे, इसका भी टोटल यहां से इस तरीके से रहेगा। तो आपने इन सभी को काम को करने के बाद एक हेडिंग जनरेट किया, तो जस्ट इसके ऊपर टॉप पे थोड़ा ऊपर जाके लाइन खींचेंगे, इसका टोटल करेंगे, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। अब इसका टोटल और इसका टोटल आएगा, तो दैट इज अ जनरेशन।
यहां से फाइनली हमें बस लेस कर देना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो भी पेड है इसके ऊपर एडजस्टमेंट कैसे कैसे होगा, ये एडजस्टमेंट हमने पुरानी क्लासेस के अंदर, अगर रेगुलर क्लासेस में देखोगे तो करवा रखा है। तो कब ऐड होता है, कब लेस होता है, इस सारी बातों को हमने देख लिया है। आज तो एक तरीके से हम फाइनलाइज कर रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे टोटल होके एक हमारा आंसर निकल के आएगा। इस आंसर को हम कहेंगे कैश, या तो वर्ड आएगा फ्लो या फिर क्या आएगा यूज्ड। फ्लो का मतलब क्या है, पॉजिटिव में आंसर, और यूज का मतलब क्या है, नेगेटिव में आंसर। फ्रॉम किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ए पार्ट डन हो गया, ए पार्ट हो गया, यानी एक पार्ट कर लिया। अब दूसरा पार्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बड़ा सिंपल सा फंडा रखना पड़ता है। ये जो रिलेट करेगा वो किससे रिलेट करेगा, ऑलवेज फिक्स एसेट से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर आपको करना है तो आपको किससे पता करना पड़ेगा, हमेशा फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, तो जितने भी फिक्स एसेट्स है उसी से रिलेटेड। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका कोई भी फिक्स एसेट से आपका इनफ्लो हो रहा है, यहाँ पे इनफ्लो वाला कॉन्सेप्ट होता है तो प्लस कर देते हैं, और अगर हमारा आउटफ्लो हो रहा है तो क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं। अब इनफ्लो कब होगा, जब हमारे पास पैसे आएंगे, और आउटफ्लो कब होगा, जब हमारे पास से पैसे जाएंगे। तो इनफ्लो, अगर मैं फिक्स एसेट्स बताओ, फिक्स एसेट्स में ऐसा क्या काम करेंगे कि इनफ्लो होगा, तो उसका मेजर जो रीजन होता है, बेच देंगे आप। फिक्स एसेट्स को क्या करोगे आप, बेच दोगे। तो जब फिक्स एसेट्स को आप बेच दोगे तो उस टाइम पे क्या कहा जाएगा, ये इनफ्लो है। और जब फिक्स एसेट्स को आप खरीदोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आउटफ्लो होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं कुछ चीजें, तो ऐड में आप ध्यान दीजिए क्या क्या होगा। आपका ऐड में होगा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई भी फिक्स एसेट्स बेचते हो तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिक्स एसेट्स बेच दिया, और क्या हो सकता है, जैसे कि रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव, या इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म ही होता है, तो एक इन्वेस्टमेंट भी ले लेंगे। तो हम जैसे फिक्स एसेट्स बेचेंगे, पैसा आएगा तो प्लस में जा रहा है। रेंट रिसीव करेंगे तो रेंट कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस पर आ रहा होगा। इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपने लोन वगैरह किसी को दे रखा हो, बैंक में जमा कर रखा हो एफडी, उस पे कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया तो पैसे आएंगे। माइनस होने के रीजन क्या है, आपका माइनस होने का रीजन है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जब भी परचेज करेंगे फिक्स एसेट्स तो आपके पास से क्या होगा, पैसे चले जाएंगे। एक और मेजर रीजन होता है, बच्चे कई बार मतलब कंसीडर नहीं करते हैं या फिर भूल जाते हैं, गुडविल इंक्रीज। देखो जब गुडविल डिक्रीज होता है ना, तो उसको कहाँ आता है पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन जब गुडविल या गुडविल से रिलेटेड कुछ भी हो, जैसे पेटेंट हो गया या फिर कॉपीराइट्स हो गया, यानी आपका इंटेंजिबल एसेट्स, तो जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि हमने खरीदा है तो हमने पैसे दिया होगा, तो यहाँ पे आएगा। और घटता है ये तो कहाँ पे चला जाता है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना ही है, इससे ज्यादा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ चीजें आएंगी ही नहीं। आप, मैंने क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हमने किया तो यहाँ पे हमने क्या देखा सर, इसके अंदर तो हेडिंग भी था, ये भी ये भी ये भी, और यहाँ पे बस यही चीजें हैं, एडलेस। अब इसका आंसर अक्सर आप नोटिस करोगे तो इसको सीधा, इसको हमने अंदर किया बाहर किया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेल करने वाला ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली बाहर कर सकते हैं इसको, जो भी है ना। ये वाला कॉलम यहाँ ना यूज करके, करना चाहो तो कर सकते हो, दो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली क्या करो आप, बाहर ही माइनस प्लस कर दो आप। इसका आंसर अक्सर, अब बताओ ये पॉजिटिव ठीक आएगा आंसर या नेगेटिव आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव आए तो क्या लिखोगे, कैश फ्लो, और नेगेटिव आए तो यूज्ड फ्रॉम किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर पॉजिटिव आंसर आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो बिजनेस के लिए ठीक नहीं है वो। क्योंकि पॉजिटिव कब आएगा, जब आप अपने एसेट्स को बेच रहे होगे, ठीक है। और बिजनेस में जब एसेट्स बेचने लग जाते हैं हम, तो समझो बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है।
तो नेगेटिव कब आएगा? जब हम एसेट्स को क्या कर रहे होंगे, खरीद रहे होंगे। तो ये नेगेटिव, जब अक्सर नेगेटिव ही आएगा वैसे आंसर। तो जब ये नेगेटिव आता है ना, तो हमारा एक ऑब्जर्वेशन होता है कि ठीक है भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है तो बढ़िया ही हो रहा है, बिजनेस के अंदर एसेट्स खरीदे जा रहे हैं बार बार, तो बेटर है बिजनेस के लिए। और अगर पॉजिटिव आता है तो बिजनेस के लिए बेटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होना चाहिए आपका, क्योंकि पैसे का इनफ्लो हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल वगैरह ठीक चल रहा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। अगर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी अच्छे से समझना है कि भाई ये कैसे बनता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ठीक है ना, याद रखना ये बी पार्ट हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड करता है? अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो रिलेटेड करता है वो करता है आपका शेयर कैपिटल और प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्हीं दोनों चीजों से होता है। यहां पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे आपका इनफ्लो और आउटफ्लो का। इनफ्लो कब होगा? जब हम लोन ले लेंगे, जब हम शेयर इशू कर देंगे। और आउटफ्लो कब होगा? जब हम लोन का पैसा वापस दे देंगे, या फिर हमने शेयर्स को बाय बैक कर लिया, या डिबेंचर को रिडीम कर लिया, तो इस तरीके से। तो यहां पे आपका कुछ चीजें प्लस और कुछ चीजें माइनस रहेंगी। जैसे कि अगर मैं ऐड की बात करूं तो क्या क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऐड हो जाएगा इशू अगर करते हो शेयर को, इशू ऑफ शेयर। और क्या रहेगा यहाँ पे? इशू करते हो क्या आप? डिबेंचर को, इशू ऑफ डिबेंचर। अब कैसे पता चलेगा इशू है? मैंने कहा देखो 2010 और 2011 एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो मैं इक्विटी शेयर बोल रहा हूं, इक्विटी शेयर 50,000 से ये 60,000 होगा, तो इसका मतलब क्या है? 50,000 से 60,000 हुआ, इसका मतलब क्या है? इक्विटी शेयर पहले 50,000 का था, अब 60,000, तो बढ़ गया ना आपका, तो इसका मतलब इशू किया है आपने। और यही मैं इक्विटी शेयर बोलूं कि भाई 50,000 से क्या हो गया हमारा, 40,000 घट गया, तो इसका मतलब आपने इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे वापसी कर दिए। समझ रहे हो ना बात को? तो इशू और रिडम्पशन आपको बताएगा नहीं, आपको जब डेटा को देखोगे तो बढ़ रहा है तो समझ जाओगे इशू किया है, और घट रहा है तो समझ जाओगे रिडम्पशन किया है। ऐसे ही अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो भी यहां आ जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है, और इंटरेस्ट पेड तो माइनस में जाएगा ना, पहले ऐड वाला लिख देते हैं। अब लेस की बात करें तो लेस में बाय बैक ऑफ शेयर। जब हम अपने शेयर खुद ही खरीद लेते हैं वापसी, तो उसको बाय बैक ऑफ शेयर कहते हैं। डिबेंचर को खरीदने के लिए कहते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर। डिबेंचर को क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ शेयर। समझ रहे हो बात यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है यहां तक? ऐसे ही अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है वो भी माइनस हो जाएगा, और ऐसे ही आपने डिविडेंड पेड किए हैं वो भी माइनस हो जाएगा। ये सारा हम यहां क्या करने वाले हैं सर? माइनस करने। अब सर इंटरेस्ट पेड और कहीं भी आया था, याद है कहां आया था बताओ? और कहीं भी लिखा था इंटरेस्ट पेड? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड जो है वो प्लस होता है, और यही वाला इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ध्यान रखना। ऐसे डिविडेंड पेड जब करेंगे हम तो ऑपरेटिंग में ऐड होता है, प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल वाले में निकालने में, और यहां पे वही माइनस होता है। ऐसे रेंट अगर रिसीव करते हैं, रेंट रिसीव तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक जगह और आया है रेंट रिसीव, कहाँ है? इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में जाके देखो वो ऐड हो जाता है। तो कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि ऑपरेटिंग में ऐड हो रहा है तो दूसरी जगह माइनस, और यहां माइनस हो रहा है तो दूसरी जगह ऐड हो जाएगा। अब यहां से जो भी आंसर निकलेगा आपका, उस आंसर का नाम क्या देंगे? कैश, या तो यूज्ड, या फिर फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आ गया हमारा ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? यहां तक एकदम क्लियर है? अब मेजर काम होता है कि हमने इसका भी टोटल कर लिया। अब दोनों में से कहीं भी करो, मैं इसके नीचे ना अंडरलाइन, आप भी जब करोगे तो ये जो है इसके नीचे अंडरलाइन करोगे, ठीक है ना? हाँ नहीं किया तो कर देते हैं, ये हेडिंग हेडिंग पता चले आपको।
अब यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर निकले हैं। कौन कौन सा आंसर है? कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम और कैश फ्लो फ्रॉम, 3 आंसर निकले ना। और तीनों आंसर को मैंने अल्फाबेटिकली एक नंबर दिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैंने बोला ए बोल देता हूं इसको, ताकि बाद में लिखना ना पड़े मुझे ज्यादा। और इन्वेस्टिंग को क्या नंबर दिया मैंने? बी, और फाइनेंसिंग को सी दिया। ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश या कैश के बराबर की चीजें। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम? ए प्लस, या फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, ए बी और सी। तो अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो ए की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बी की जगह पे लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और सी की जगह पे फाइनेंसिंग लिख सकते हो। इसके अंदर फिर कुछ चीजों को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ना ये वाली चीजों को ना आप क्या करोगे, डायरेक्टली बाहर लिख दोगे, यहां लिख दिया। ठीक है, इसका भी मैं कर देता हूं डायरेक्टली बाहर। जो भी माइनस प्लस करके आएगा ये टेंटेटिवली ले लेते हैं, और सीधा ये आ गया। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मुश्किल है ही नहीं, लेकिन जो दिमाग सबसे ज्यादा लगता है ना, वो लगता है इन्वेस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे हम एसेट्स बेचते खरीदते हैं तो अकाउंट बन जाता है, वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वगैरह यही इसी के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ ऐड कर देते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किस चीज का? एक तो कैश का और एक बैंक का। एक और होता है हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर दे रखा हो तो सिक्योरिटी। इन सभी को हम ऐड करेंगे। ओपनिंग का मतलब साल का जो शुरू का बैलेंस होगा उसको ऐड करेंगे। ये मैंने इसको यहां पे लिखा दोनों को, और यहां लिख लिया। जब हम ये वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया, अब ये वाला पार्ट हमारा ऐड होगा, ये तीनों जब ये ऐड कर देंगे तो ये आंसर हमारा होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का, बैंक का और मार्केटेबल सिक्योरिटी का। और मार्केटेबल सिक्योरिटी का, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा इसका होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो को लेके चलेंगे, और इसके हिसाब से हम टोटल तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या निकाल लिया? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फिर हम अगला हेडिंग क्या जनरेट हुआ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उसके अंदर क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। जब इन सबको जोड़ेंगे तो जो हमारा इन तीनों का क्लोजिंग बैलेंस का टोटल होगा वो सेम आना चाहिए। जब मैं एक क्वेश्चन अभी करूंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे सेम आना चाहिए। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा रहने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम अभी आगे जब भी करेंगे अभी तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें और समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे रहने वाला है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर को जब भी करेंगे हम, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ब्लैंक फॉर्मेट। ठीक है ना? अब ब्लैंक फॉर्मेट का मतलब क्या है वो समझिए। ब्लैंक फॉर्मेट का मतलब है ये करीब 2 पेज में जाता है, ये चैप्टर 2 पेज के अंदर चला जाता है। ठीक है ना? ब्लैंक फॉर्मेट का मतलब है मैं आपके सामने जो बना रहा हूं ये ब्लैंक फॉर्मेट होगा। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा रहेगा, ये लिख लेंगे। फिर हमारा इसके अंदर के मेन मेन हेडिंग को लिख लेंगे, और ये हो गया हमारा किसका फॉर्मेट? ऑपरेटिंग का। ऐसे ही हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे लिख लेंगे, और इसके लिए कितने लाइन छोड़ना है पता है आपको? 10 लाइन। इसके लिए 10 लाइन, और इसके लिए कितने लाइन छोड़ना है आपको? 10। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही लेके चलना, 10 भी नहीं आएंगे, कम ही होंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं 10 लाइन। ये हेडिंग डल गया। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी,
और इसके अंदर एक दो चीजें आएंगी, उसके हिसाब से लेके चलेंगे। तो जो मैं आपको अब सामने दिखा रहा हूं ये रहेगा मेरा ब्लैंक फॉर्मेट, और ये पेज आमने सामने होना चाहिए। अगर आपने इस पेज को इधर उधर किया आगे पीछे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो चांसेस होंगे कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दिया है। ये हमारा ब्लैंक फॉर्मेट है, मैं इसको बोलता हूं ब्लैंक फॉर्मेट। मतलब एक लाइन आपने इधर खींचा, किधर, एक पेज पे, जैसे आपका रजिस्टर है मान लेते हैं, इस टाइप से आपका रजिस्टर है, तो आपने क्या करा, एक तो इधर खींच लिया और एक इधर, समझ रहे हो बात, एक इस साइड और एक इस साइड। इस साइड आपने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी रखना है, इस साइड रखना है इन्वेस्टिंग, 10 लाइन छोड़ के फिर फाइनेंसिंग, फिर 10 लाइन छोड़ के फिर नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो पूरे पेज में जाने देना है, ठीक है ना। आपको ये 3 लाइन। अब इसके बाद कुछ कुछ अकाउंट भी बनते हैं, आपको पता होगा, जैसे कि आपका मशीनरी अकाउंट बन जाता है और साथ के साथ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो उसके लिए आपको पीछे का पेज यूज करना है। ऐसे ही आपको लेके चलना है, ठीक है ना। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से करेंगे। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ये तो 11th का है, 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट लेना। कहाँ से स्टार्ट था क्वेश्चन हमारा, 42 से था ना गेस। हम पहले आगे के कर लेंगे और बीच में जो क्वेश्चन 5-7 रह गए हैं ना, उसको फिर हम फटाफट से देख लेंगे, वो इसके बाद तो बहुत इजीली हो जाएगा। हम कोई भी रेंडमली ले लेते हैं, 42, 46, 45 जो भी आ जाए, एक पेज पे जो दिखे वो ले लेता हूँ, 2 पेज पे ही है ये, चलो छोटा सा है थोड़ा, ये 44 ले लेते हैं। चलो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, मैंने रेंडमली एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और इसके हिसाब से कर लिया। और कैसे पता चलेगा तीनों, जब क्वेश्चन कहे ना आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो समझ जाइए आपको तीनों ही बनाना है। और जब क्वेश्चन कहेगा आपको पर्टिकुलर कोई ना कोई कह दे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, तब तो उसी के हिसाब से चलना है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, उस टाइम पे ये चैप्टर 8 नंबर का हुआ करता था, अब ये चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है। ये रहा आपके सामने, ठीक है। पहले 8 नंबर का हुआ करता था, अब कम कर दिया गया। सभी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर है 44। अब हमें करने का क्या तरीका होना चाहिए, नोटिंग अभी कोई नहीं करेगा, समझेगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, बनाना है आपको ब्लैंक फॉर्मेट। ब्लैंक फॉर्मेट में क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला हेडिंग आ जाता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर टैक्स माइनस करके कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग है। फिर इन्वेस्टिंग के लिए कितने लाइन छोड़ना है, इसके लिए 10, और इसके लिए भी 10-11 लाइन छोड़िए, 10 से कम मत छोड़ना। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बैलेंस जाएगा, इसके लिए कोई लाइन की हमें टेंशन है नहीं। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। सबसे पहला हमें दे रखा है जो जो आइटम, ऐसा नहीं कि पहले हम ऑपरेटिंग करेंगे फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग फिर जोड़ेंगे, नहीं। अगर ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, 2024 से 25 में आपके सामने है, 2 लाख से कितने, 1 लाख से कितने हो गए। और शेयर कैपिटल आपको ये पता होना चाहिए किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग का, और फाइनेंसिंग में ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इशू किया है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इशू
ऑफ शेयर कैपिटल। और कितने हमने इशू कर दिया भाई शेयर कैपिटल को? 2 लाख। तो बस यहाँ पे सिंपल 2 लाख रुपए लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम इसी तरीके से देखते जाएंगे। इसका रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए स्पेशली नोट कह रहा है तो देख लेते हैं भाई। तो कहता है कि और जो बैलेंस शीट में हमारा रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ऑलवेज ये रिमेंबर करना, ये हमेशा आफ्टर वाला होता है। ये कौन से वाला होता है? तो इसके लिए हमें एक बिफोर बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट लेके चलना पड़ेगा। तो हमें दे रखा है कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा, 1,20,000 था, अब जाके 2025 में सिर्फ 25,000 बचा। यही है, देख लो, 1,25,000 तो नहीं है, बुक में देख लो 25 है। यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा? नुकसान हो गया, लॉस हो गया ना। कितने का लॉस हो गया हमारा यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 95,000 रुपए, 95 का लॉस है। तो मैं इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेता हूं इधर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट ले लिया और ये आ गया, नेट प्रॉफिट नहीं है, इनफैक्ट नेट लॉस है ना, 95,000। नेट लॉस हो गया 95,000। यहां तक समझ में आ गया, नेट लॉस 95। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये भी देख लिया हमने। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगा करते जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दिया, और बोरोइंग को देखा जाए तो 60 से कितने हो गए हमारे? बढ़ गया। तो इशू किया है हमने, इसका मतलब तो ये कहाँ किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। तो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट वगैरह दे नहीं रखा, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देते हैं। दे रखा है, नोट दे रखा है, कहाँ नोट है इसके आगे? कितने रुपए? 60 से 80 क्या हुआ? 20,000 पॉजिटिव का। ध्यान देना जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, पॉजिटिव का। अब इसके आगे परसेंटेज है, तो इसका मतलब इट मींस इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। और नीचे भी दे रखा है आपको एडिशनल लोन जो है जुलाई में लिया है। तो अब इसका हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो, हमारा एक पूरा जैसे मैंने सिखाया था और बताया भी था कि स्टार्टिंग में हमारे पास था कितने का? 60,000 का। और एंड में जाते जाते हमारे पास हो गए 80,000। और आपने 1 जुलाई कब लोन लिया है? देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 जुलाई 2024 में। और 10% है, 12% है? ये 10% है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं जुलाई में जाके थोड़े से बाद आपने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा एड ऑन किया। तो 60,000 पे तो आप लोगे 10%, कितने महीने का सर? अप्रैल मई जून जुलाई तो स्टार्ट ही हुआ, तो 3/12। और बाकी 80,000 पे आपको लेना पड़ेगा 10/100 इंटू में कितने महीने का? 9/12। तो इसका निकाल लेते हैं क्या आता है। इसका क्या आ रहा है हमारा? 60,000 पे क्या आ रहा है? 10 महीने का 6,000, 6,000 का 1,500, और 8,000 का हो गया हमारा 8,000, 8,000 यानी 6,000। यही होगा ना? यही होगा, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 8,500 इंटरेस्ट हो गया। पहले देख लो कैलकुलेशन, ठीक है। अरे हाँ, ये 75 हुआ, समझ में आया? 75। अब इसकी 2 जगह मैंने बताया था एडजस्टमेंट में होगा, तो नोट्स आपने लिखे हैं। एक कहाँ पे बताया था? देखो नोट्स में आपको लिखवाया था। एक ऑपरेटिंग में क्या बताया था? प्लस हो जाएगा, और दूसरा माइनस हो जाएगा। तो वही जो लिखा है वही करना है। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग में प्लस करने के लिए ये मिटा दिया, ये कर दिया प्लस इंटरेस्ट। कितने प्लस करें सर? 7,500। और फाइनेंसिंग में लेस कर दें, तो लेस कर देंगे इंटरेस्ट। कितने? 7,500। ये लेस जब करोगे ना तो ब्रैकेट का सिंबल डालना, ताकि टोटल करते टाइम पे दिक्कत नहीं हो। कई बच्चे बोलते सर इधर लिख दिया तब भी लिखना, हाँ लिख दो, क्योंकि जब टोटलिंग करोगे तो आपको याद रहेगा कि ये माइनस वाला आइटम है, ठीक है। चलो यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद करंट लायबिलिटी आ जाते हैं, ट्रेड पेबल। तो 20 से हमारा कितने हो गए? 6,000 घट गया ट्रेड पेबल। तो भाई मेरे ट्रेड पेबल घट गया, तो ये तो इस वाले हिस्से में आएगा, तो हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ क्या होगा? डिक्रीज इन ट्रेड कैसे ऐड होगा बताओ? ये वो बोल रहे हैं जो घर पे पढ़ते उढ़ते नहीं है कुछ भी। कैसे ऐड होगा? अभी भी तो देखा, तुक्के मार रहे हो क्लास में बैठ के, बताओ।
ट्रेड पेबल घट रहा है ना भाई, तो बिजनेस के लिए अच्छा है। मैंने तो बिजनेस के लिए जो गुड है उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये सिखाए ना। तो कितने हो गए यहाँ पे, 6,000 माइनस कर दो, 14,000। इसे अंदर की साइड लिखना पड़ेगा, ये लो, ठीक है। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं हम। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता है हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर हमें नीचे टैक्स दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा तो हमें क्या करना होगा, देखो नीचे टैक्स भी दे रखा है और टैक्स पेड बोला हुआ है, तो अब एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिखाया था, तो एक अकाउंट बना लेते हैं इसका। सबसे पहले अकाउंट में सबसे सिंपल सा फंडा रहता है, आपको बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी डालना आना चाहिए, कि किधर बैलेंस बीडी लिखोगे और किधर बैलेंस सीडी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी होता है, एसेट्स में दे रखा है, देख के बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट्स में दे रखा है, लाइबिलिटी में दे रखा है। तो हमारा लाइबिलिटी है तो इधर क्या आएगा, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, और इधर क्या आएगा, टू बैलेंस। और बैलेंस बीडी और सीडी का कैश फ्लो में कहीं काम आता है क्या, नहीं आता, सिर्फ लिख देंगे। तो बैलेंस बीडी बताओ क्या है बुक में देख के। तो आपका बैलेंस बीडी जो है वो है हमारा 70 और 68, है ना, 70 और 68। और नीचे एडजस्टमेंट में पता है क्या कह रखा है, इसने देखना पड़ेगा, मेड है कि पेड है, कहता है पेड है। तो पेड है तो पेड किधर लिखेंगे, टू, बैंक से पेड कितने रुपए, 50। अब इधर बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, तो 53 और 60, तो ये कितने हो गए, 8, 61 और 60, 1,21,000। 1,00,000 माइनस करो तो क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस से ये मेड आ जाएगा। 1,21 माइनस करो तो 40, 5, 51,000। चेक करिए टोटलिंग एक बार, क्या आ गया, 51,000। अब मैंने बताया था कौन से को कहाँ ले जाना है, आप चेक करो, आपने रजिस्टर में नोट किया हुआ है, किस वाले को कहाँ ले जाना है, बीडी और सीडी को तो ले ही नहीं जाना है। बताइए कहाँ कहाँ जाएगा, कौन सा इंफॉर्मेशन। अब देखो ऑपरेटिंग में भी जाएगा, दोनों वैसे ऑपरेटिंग में ही जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ जाएगा, नहीं कौन सा, ये पहले ये वाला बताओ, ये कहाँ जाएगा, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस हो जाएगा। यानी सर मैं ये वाला पता है, जो 53,000 है ना, वो कहाँ गया, कैश जनरेशन फ्रॉम, ये वाला है वो 53,000, समझे आप, ये वाला है 53,000, ठीक है। अब इसके अंदर एक और इंफॉर्मेशन है, कौन सा, ये वाला। अब बताओ ये वाला कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट में ऐड, यानी जो हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इनकम टैक्स। और कितने रुपए का इनकम टैक्स, 51,000। टोटल चेक कर लेना, नहीं तो लास्ट में मैच नहीं होगा, कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास अभी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे आ जाइए, हम बढ़ते जाएंगे, फाइनल लास्ट में टोटलिंग करेंगे। हमारा लाइबिलिटी खत्म कर लिया, ये तो टोटल का कोई काम ही नहीं है भाई। एसेट्स में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 2 दे रखा है। नोट नंबर 2 में देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखा जाए तो सबसे पहले दे रखा है हमें ये एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। 2,15,000 से कितने हो गए, 3,84,000 रुपए, तो बढ़ गया ये तो इसका मतलब क्या समझे हम, एडजस्टमेंट में कुछ है नहीं तो खरीदा होगा हमने, तो खरीदा है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने रुपए डिफरेंस लो, 2,15 और ये आ गया हमारा, कितने रुपए बनेंगे, 144, 1,00,000 रुपए, नहीं 44 से ज्यादा बनेगा, 15, 65, 70, 80, 65, 65 और 4, 71, 1,71, 69 आ रहा है। और ये किस में चला जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस में, ठीक है। अब दूसरा आइटम इसके नीचे ही देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का नोट खोलो, क्या खरीदा है ना हमने, क्या करा है देखो, हाँ आउटफ्लो, परचेज किया है हमने, तो मैंने क्या बताया, देखो ये फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में क्या लिखा है, ये वाला फॉर्मेट अभी करा था ना, कहाँ गया भाई, ये फॉर्मेट किया था,
इसमें क्या बोला था मैंने कि जब भी आप कोई भी एसेट्स को खरीदोगे तो उसे क्या करेंगे हम, कौन से एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आ जाइए, तो यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो यहां पे 2,15,000 2024 में था और फिर कितना हो गया हमारा 2,25,000 में बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, खरीदा है तभी तो बढ़ा है। अगर इससे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दे रखा हो, मैंने फिक्स एसेट्स के ऊपर पूरे वर्किंग नोट बनवाए हैं आपको, अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होता तो हम इसका इस्तेमाल तो नहीं करते, हम क्या बना लेते, फटाफट अकाउंट बनाते और फिर उसकी मदद से पूरा करते हम इसको। लेकिन यहां पे आपको नीचे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, दैट्स वाई हम सिंपली क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, घटेगा तो डेप्रीशिएशन और बढ़ेगा तो मैंने बताया था परचेज माना जाता है, तो बढ़ गया तो परचेज। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में मैंने दो तरीके बताए थे, एक में तो दो दो अकाउंट बने थे और एक में बोला था अकाउंट बनाना मत, नॉर्मली कर लेना। तो देखो क्या करना पड़ेगा, आप बताओ मुझे देख के, जो एडजस्टमेंट लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन वाला, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट लिखा है वहां, देख के बताओ। 69, मैं कैलकुलेटर ही लेके आता हूं, रुको। आप बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का क्या होगा। जल्दी बताइए। लिखवाया था, आप बताओगे क्या करना है, मैं तो बस लिखूंगा। क्या क्या टॉपिक बताया था प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में, देखें याद आ रहा है तो आपको। ये तो डेप्रीशिएशन का था, ये बताया था। इसमें क्या बताया था, अगर सिर्फ बैलेंस शीट में हो तो बस डिफरेंस लेके करंट ईयर का हो जाएगा, एग्जांपल लेके बताया था। अगर आपका एडजस्टमेंट में और बैलेंस शीट में हो तब जाके ये दो अकाउंट बनेंगे, यही बताया था मैंने। अब हमारे पास अभी जो सिचुएशन है वो कौन सा है, पहले वाला है दूसरे वाला है, फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या बोला था, क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, सिंपल तरीके से इन दोनों का बीच का डिफरेंस ले लेना, वही डिफरेंस क्या माना जाएगा, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। और उसे कहां दिखाओगे आप, वो भी लिखवाया था। देखो मैं जब नोट्स लिखता हूं ना तो मैं एक एक चीज का ख्याल रखता हूं कि एकदम नालायक से नालायक बच्चे को भी पता रहे, लेकिन नालायक बच्चा समझता ही नहीं है ना कि कहां जाएगा। तो एकदम जो बिल्कुल कुछ भी नहीं और जो समझता, वहां पे लिखवाया था नहीं लिखवाया था, कहां जाएगा, कहां पे लिखवाया था डिफरेंस, नहीं लिखवाया। या तो मैंने वहां बता दिया डिफरेंस ऑफ प्रोविजन ट्रीटमेंट करंट ईयर डेप, यहां पे लिख ही लो फिर। करंट ईयर का डेप कहां जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट ईयर का डेप कहां जा रहा है हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए आइए, तो डेप्रीशिएशन क्या लिखूं मैं, बताऊं यहां पे। अब इतना तो पता चल गया कि डेप्रीशिएशन आएगा, मैंने बता दिया कितना आएगा डेप्रीशिएशन। डिफरेंस, डिफरेंस क्या है हमारा, 23 और 48, 25, 25,000 होगा इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है चलो, यहां भी आ गए, करंट एसेट्स में आ जाते हैं, बस खत्म ही होने वाला है क्वेश्चन तो हमारा। 60 से 67 इन्वेंट्री हो गया, तो क्या करें भाई इन्वेंट्री के साथ, लेस हो जाएगा इन्वेंट्री, कितने, 7,000। इसके बाद अब आगे आ जाते हैं, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 65 से 51 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को ऐड करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टी आर कर दिया, कितने रुपए हो जाएंगे ऐड, 14,000। इसके बाद आ जाते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, मैंने मना कर दिया था। अदर करंट एसेट्स कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, 4,000 से जीरो हो गया भाई। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स 4,000 से जीरो, तो ये भी क्या होगा हमारा, प्लस होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना आपको, हालांकि यहाँ पे नोट दे नहीं दे रखा, दे भी देता तो हम उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होता क्या है, कैश और बैंक दो ही बैलेंस होते हैं, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी, बहुत जो कि बहुत रेयर, देखने को ही नहीं मिलेगा आपको। पहले यहां तक देखो हमने, ये भी देखो मैं टिक करता जाता हूं, देखो ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी, कोई ऐसा आइटम रहा जो कि हमने छोड़ा है, यहां से हमने ये भी देख लिया,
मतलब ये वाला हो गया करंट एसेट्स में, ये और ये वाला अभी करना है, डॉट लगा लिया, ये भी हो गया। और सारे के सारे यहाँ पे देखो, और सारे के सारे हमने एडजस्टमेंट भी कर लिए, पहले वाला एडजस्टमेंट, दूसरे वाला एडजस्टमेंट। अब सिर्फ हमारा काम रह गया टोटल का। पहले यहां तक किसी को डाउट है कौन सा आइटम कहां जाएगा? अब इसके बाद टोटल में सबसे पहले हमें लेना है यहाँ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बना रखा है। तो 95,000 का लॉस और माइनस में 51,000, तो ये लॉस बन जाएगा हमारा 44,000 का लॉस। ठीक है ना, क्योंकि ये लॉस नेगेटिव है और इसमें ऐड करना होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो 44,000। तो ये आ गया हमारा 44,000 रुपए ये। ठीक है, अब टोटलिंग कैसे करेंगे? इसका टोटल करेंगे, पहले यहाँ पे ऐसे लाइन खींचा, इसका टोटल करके यहाँ पे, तो 7500 और प्लस में 25,000, तो ये आ गया हमारा 32,500 और माइनस में कर देंगे हम 44,000। तो भाई 11,500 बचाइए, और वो भी अभी भी माइनस में ही है, इसमें से करोगे। अब इसका टोटल करके इधर लिख देंगे, तो इसमें क्या है, 14,000 माइनस का, 7,000 माइनस का, फिर प्लस का 14,000, फिर प्लस का 4,000, स्टिल 3,000 माइनस में है ये 3,000 किस में है? तो 11 और 3 फिर से हो गया 14,500, और ये अभी भी किस में है? और ये भी सर माइनस ही होता है, तो यूज्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो भाई 14,500 माइनस में ये 67,500 आ गया। ठीक है, 67,500 आ गया। यहां तक समझ में आया? आंसर दे रखा है आपको बुक में अलग अलग, या कुछ भी नहीं दे रखा? ऑपरेटिंग का चेक करो क्या है, आ गया लॉस, यूज्ड लिखा हुआ है ना वहां पे, ये हो गया। अब क्या करना है, मैं इन्वेस्टिंग, देखो इन्वेस्टिंग के लिए मैंने कितने लाइन छुड़वाए थे आपको पता है? 10, एक ही पॉइंट आया, तो 10 में मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, 4 आ जाए 5 आ जाए तो कोई इसमें घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जब एक पॉइंट आ गया तो सिंपल सा टोटल कर देंगे हम 169, और इसके आगे क्या लिख देंगे? कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लो ये भी टोटल हो गया, डन। अब फाइनेंसिंग के अंदर 2-3 आइटम है, इसको देख लेते हैं। यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 7,500, 21,12। यहां पे क्या आएगा? कैश, अब ये क्या लिखूं मैं? फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या रहा है, मैंने क्या लिखा? 20 में से माइनस 7,500 कर दिया, हाँ 2,12,500 मैंने लिखा ही गलत है, 12,500। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी मिल गया, नहीं मिल गया? एक आंसर मिल गया, एक आंसर एक ही जगह पे रख देता हूं। चलो एक आंसर आ गया हमारा 67,000 नेगेटिव ऐसे माइनस में। बी का भी आंसर मिल गया, ये भी नेगेटिव है 169। सी का आंसर मिल गया, ये पॉजिटिव है 2,12,000। ठीक है, इसको टोटल करके हम सीधा बाहर ले जाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो माइनस में 67,500 माइनस में 169, ये आ गया पॉजिटिव का 24,000। पॉजिटिव का क्या आ गया? 24,000। यहां तक समझ में आ रहा है? तीनों को जोड़ दिया। इसके बाद मैंने कहा था ओपनिंग बैलेंस ले लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या है? 49 और 25,000 है। तो बताओ ओपनिंग क्या है इसमें? 49,000 और 25,000 दे रखा है, तो ओपनिंग क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे देखो, तो हम 49 और 25 है, तो क्या माने कौन सा क्या है? ओपनिंग क्या है? 49, तो यहां 49 ऐड कर दोगे आप जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। 49 क्या करोगे? जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक ये आंसर आना चाहिए। ये 24,000 माइनस का तो नहीं आया? हाँ ये माइनस का है ये। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? क्लोजिंग, ये वाला आंसर आना चाहिए। तो जोड़ते हैं दोनों को, तो -24 और +49, तो देखो आ गया मेरा 25,000। क्या आ गया मेरा? पॉजिटिव का 25,000। और हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? तो ये आंसर ऐसे वेरीफाई हो जाता है।
मतलब इसके अंदर आपको तीनों आंसर ना भी दे रखा हो तो जैसे बैलेंस शीट मैच कर लेते थे ना, ऐसे यहाँ पे भी हम मैच कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि भाई सही किया हुआ, ये हमारा आंसर गलत हुआ। अगर ये मान लो मेरा 24,000 आ रहा होता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखा है। उस केस के अंदर आपने कहाँ गलती कर रखा है उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा, आपको बेटर है कि आप दोबारा से सॉल्व कर ले, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है इसके टोटलिंग में गड़बड़ी हो सकता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकता है किसी एडजस्टमेंट में गड़बड़ी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, पहले क्या करना है फॉर्मेट, और जैसे जैसे आए फटाफट लिखते जाओगे और आपका होता जाएगा। ये समझ में आया? तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर ऑपरेटिंग आएगा तो ऑपरेटिंग, कई बार सिर्फ आपका एग्जाम में कई बार ज्यादातर मैं अब देख रहा हूं कि खाली ऑपरेटिंग पूछ लेते हैं या फिर खाली इन्वेस्टिंग और या फिर खाली फाइनेंसिंग, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एग्जामिनर तीनों नहीं पूछ सकता। और ऐसा कहीं देखो, ये वाला जो क्वेश्चन के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, तो आपको तीनों वाले जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इंडिविजुअली तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा वो, तो जब पूरा ही आ गया तो इजी हो जाएगा। अब आप इसके फॉर्मेट वगैरह को फटाफट से नोट करो और उसके बाद फिर इस क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे फिर करने के लिए।